जय हिंद, नमस्कार। तो मेरे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, क्लास 10 वालों के लिए मैं गद्यांश लेकर आ चुका हूँ। ठीक है ना। वो गद्यांश जब हर एग्जाम में आता है, गद्यांश तो आता ही है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ आपका गद्यांश जो है ना, दो पूछा जाता है। तो 5 गुना 2 2 5 10, फिर 5 गुना 2 2 5 10, 10 10 20, यानी कि 20 अंक आपका केवल गद्यांश से पूछा जाता है। गद्यांश का मतलब हुआ कि आप इस अनुच्छेद को पढ़िएगा, यानी कि पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देगा। ठीक है ना। उन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी अनुच्छेद से निकालना पड़ेगा, इसी गद्यांश से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो है ना 20 नंबर आराम से आ जाएगा। 20 नंबर में कोई शक नहीं है। ऐसा आपका संस्कृत में भी पूछता है, हिंदी में भी पूछता है। तभी आपको हम हिंदी बता रहे हैं, हिंदी का। ठीक है ना। तो बहुत ही जो है ना अच्छा है। तो चलिए, इसको हम ध्यान पूर्वक आपके साथ पढ़ते हैं। आप भी पढ़िएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए, देखिए आपका ना जो आप सिलेबस पढ़े हैं उससे जो है ना आपका मात्र 80 अंक ही पूछा जाता है। और 20 अंक जो गद्यांश है, आपका कहीं से भी पंक्ति उठा देता है। ऐसा नहीं है किताब से, यह किताब से नहीं है, यह किसी और किताब से किसी के बारे में दे देगा, महात्मा गांधी के बारे में दे देगा, उससे संबंधित आपको जो है ना 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आप यदि आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो आपको आपसे कोई भी गद्यांश अगर पूछेगा तो आप आसानी से उसका जो है ना आंसर कर पाइएगा। ठीक है ना। तो गद्यांश को कैसे पढ़ा जाता है, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका गद्यांश पूरा हम पढ़ाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पूरा गद्यांश चाहिए, 20 अंक चाहिए आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। आपको टोटल जो है प्यारे बच्चों 20 से 25 गो गद्यांश, कितना 20 से 25 गद्यांश आपको हम करा देंगे। उनमें से फिक्स है कि आपका 2 गद्यांश मेरा आराम से आ जाएगा, 20 नंबर आपका आ जाएगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया गद्यांश न भी आए तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका तो जरूर आ जाएगा। आप आसानी से किसी भी गद्यांश को पढ़ के बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि इस वीडियो के बारे में राय जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको गद्यांश समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है। तो चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल नहीं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला अनुच्छेद है, हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। यानी कि हमारे देश में प्रौढ़ का जो सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समुदाय प्रॉब्लम जो है वह क्या है? निरक्षर है और अशिक्षित है। यानी प्रौढ़ व्यक्ति का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जिसका उम्र अधिक बढ़ जाता है ना, उसको पढ़ने का सुविधा नहीं मिलता, वो नहीं पढ़ पाता। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार है, हमको 5 क्लास में भेज दीजिएगा, क्या हम पढ़ेंगे? हमको लाज लगेगा, है ना। तो प्रौढ़ व्यक्ति में क्या होता है, शिक्षा के अभाव के कारण से वह निरक्षर और वह अशिक्षित हो जाता है। तो प्रौढ़ व्यक्ति का समस्या क्या है? निरक्षर एवं अशिक्षित है। उनकी यह अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है। प्रौढ़ व्यक्ति का एक बहुत बड़ा समस्या प्रस्तुत करती है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। किसके लिए? याद रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। यदि आपसे पूछेगा किस किस शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, तो प्रौढ़ व्यक्ति के लिए। जब आप अनुच्छेद को, मतलब इस गद्यांश को ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। एक बार 2 बार पढ़िए इसको। ठीक है ना। उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ में सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो किसमें सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है? तो प्रौढ़ में। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ जाता है, उम्र अधिक हो जाता है, व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है। कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। किसको? प्रौढ़ व्यक्ति को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। प्रौढ़ व्यक्ति का मतलब होता है जिसका उम्र अधिक हो जाता है। समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा देने में नष्ट अनुभव करते हैं। यानी कि जब उम्र बढ़ जाता है या समय नहीं रहने के कारण से प्रौढ़ व्यक्ति को जो शिक्षा दिया जाता है उसको लेने में वो असमर्थ रहते हैं, या यूं कहिए कि वह खत्म हो जाता है, वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। किसका जीवन श्रम साध्य है?
कठिन है, तो हमारे देश के किसानों का और कामगारों का जीवन जो है बहुत ही कठिन और श्रम साध है। एकदम आराम से अनुच्छेद को पढ़ना है, सूर्य बोलते हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है। उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता होती है। किन्हें? किसानों को, कामगारों को आराम करने की और मनोरंजन करने की आवश्यकता होती है, जो प्रायः गांवों में उपलब्ध नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर जो कुछ सिखाया तथा पढ़ाया जाता है उसका उसके जीवन में बहुत उपयोग है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण है ना, नवीनीकरण मतलब नयाकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। किस शिक्षा को? तो प्रौढ़ शिक्षा को नवीन बनाना, नया बनाना और समाज में उतारने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस प्रौढ़ के बारे में पढ़ लिए हैं। प्रौढ़ का मतलब हुआ वह व्यक्ति 100 उम्र अधिक हो जाता है। जैसे हमारे पापा सब हो गए, उन सबको यदि पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ेगा? क्या उसको लाज लगेगा, संकोच करेंगे, है ना। तो चलिए, आप नीचे क्वेश्चन आपको पूछेगा, चलिए हम क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिए हैं। हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है? तो हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय निरक्षर एवं अशिक्षित है। यहाँ देखिए, हम आपको हेडिंग कर दिए हैं। यहाँ देखिए, हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है? निरक्षर एवं अशिक्षित है। इन्हें कीजिएगा, यहाँ से घेर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा, एकदम ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आपको अपना लैंग्वेज सेट करना है, ऐसा चुनना है ताकि परफेक्ट मिले। अक्सर विद्यार्थी ना ऐसे ही करते, यहाँ से घेर दिया, यहाँ से घेर दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है? यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो उत्तर नहीं लिखना है, बस लिखना है क्या? प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। यह हमारा सटीक आंसर हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है? तो प्रौढ़ व्यक्ति जिसका उम्र अधिक हो जाता है ना, उसको कक्षा में बैठकर पढ़ने में शर्म लगता है। संकोच का मतलब लाज लगना, संकोच होना मतलब अपने आप को गिल्टी फील करना। तो प्रौढ़ों को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। अगला है, हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है? तो देखिए, यहाँ आया था आपका, देखिए ना, जी आया था कि किसानों एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध है। कितना विद्यार्थी यहाँ से घेरेगा, ऐसा घेरेगा, यहाँ से पढ़कर लिख देगा, ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर करना है। यहाँ सिर्फ पूछा किसान के बारे में, बोला क्या हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है? तो हमारे देश के किसानों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध है, ऐसे आपको लिखना है। अगला है, किस शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है? तो प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण बहुत ही आवश्यक है। देखिए, नीचे लिखा हुआ था आपका, देखिए ना, प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। तो आपको लिखना था क्या? प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण बहुत ही आवश्यक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को चूज करना है, चुनना है। बस 1 से 2 को आप गद्यांश दिखेगा ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब गद्यांश नंबर 2 आते हैं। आपको 20 से 25 गद्यांश सिखाएंगे। इतना सिखाने के बाद आपका 20 नंबर, बिल्कुल 20 अंक आपका पॉकेट में आ जाएगा बच्चों। सोचिए, 20 आपका गद्यांश से आ जाएगा। मान लिया जाए 20 नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम तो 15 तो जरूर आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, है ना। 15 तो आना ही है, 15 आ जाएगा। और 50 ऑब्जेक्टिव, मान लिया जाए कि मेरा 20 सही हुआ, ऐसा थोड़ी 20 सही होगा, कम से कम 30 सही तो होगा। 30 हो गया और 15 हो गया 45, ऐसे आप पास हो जाएंगे। अभी फिर भी आपके पास जो है ना सब्जेक्टिव धरा हुआ है, सब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप ऐसे 60 प्लस में आ जाएगा, ऐसे आप फर्स्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। चलिए,
ठीक है। तो अगला हमारा जो गद्यांश है वो है देशभक्ति पर है। देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। यानी कि देशभक्ति के गीतों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा महेंद्र कपूर। रखिएगा, महेंद्र कपूर क्या थे? देशभक्ति गीतकार थे। जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में उसकी छवि देश राग के एक अहम गायक के रूप में उभरती है। यानी जैसे हम महेंद्र कपूर की बात बोलते हैं तो उसका गीत, उसका छवि हमारे आंखों में उभरते हुए आ जाते हैं। यानी कि महेंद्र कपूर देश पर गीत गाते थे। कैसा? तो देश राग गीत गाते थे। कैसा गाते थे बच्चों? महेंद्र कपूर देश राग पर गीत गाते थे। देश पर गीत गाते थे। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने लोकप्रिय अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, उनकी संख्या में उतने श्रेष्ठ गाने दूसरे गायकों ने नहीं गाए होंगे। जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गीत महेंद्र कपूर ने देशभक्ति पर गाया है, उतना किसी गायक तक नहीं गया होगा। महेंद्र कपूर का नाम का स्मरण करते ही हमारे जहन में एक ऐसे गायक की छवि कौन जाती है जो मध्यम स्वरों में भी उतनी खूबसूरती से गाता है जितना कि ऊंचे स्वरों में गाता है। यानी कि महेंद्र कपूर मध्यम स्वर में क्या करते हैं? देशभक्ति का गीत गाते हैं। ठीक है। एक ऐसा गायक जिनकी छवि बेहद सहज और शालीन इंसान की है। यानी महेंद्र कपूर कैसे इंसान थे? तो सहज और शालीन प्रकृति के इंसान थे। ये तो मेन सब पॉइंट है। बेहद अनुशासन के साथ अपने सुरों को सजाते थे। क्वेश्चन पूछेगा महेंद्र कपूर अपने सुरों को कैसे सजाते थे? तो अनुशासन के साथ अपने सुरों को साधते थे। चलिए, महेंद्र कपूर के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, आपको एक से दो बार पढ़ना है। उसके बाद आइए आंसर में आते, क्वेश्चन आंसर में। ठीक है ना। देशभक्ति गीतों के लिए किनका नाम महत्वपूर्ण है? तो देशभक्ति गीतों के लिए महेंद्र कपूर का नाम प्रसिद्ध है। या महेंद्र कपूर सिंह बोल सकते हैं। आप महेंद्र कपूर बोले, हम सिंह लगा दिए इसमें। महेंद्र कपूर ने कैसे गीत गाए हैं? तो महेंद्र कपूर ने देश राग गीत गाए। कैसा गीत? देश राग गीत गाए हैं। सब ऊपर में आया था। अगला है महेंद्र कपूर कैसे इंसान थे? महेंद्र कपूर सहज एवं शालीन इंसान थे, बहुत अच्छे थे। मध्यम और ऊंचे स्वरों में खूबसूरती से कौन गाता है? तो महेंद्र कपूर गाता है। कितना आसान है, यदि आप आराम से पढ़ लीजिएगा ना, दिक्कत नहीं होने वाला है। महेंद्र कपूर अपने सुरों को कैसे साधते थे? तो महेंद्र कपूर अपने सुरों को बेहद अनुशासन के साथ साधते थे। यहाँ पर लास्ट में आया था।